Hello, good morning. Welcome to Bioma IS Delhi. I am P. रंजित। ब्योमा IS के इस मंच पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। लेकिन मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाऊं इसके पहले मैं कुछ बातें बता देना चाहता हूं। अभी जो बच्चे यूपीएससी का इस बार एग्जाम देना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे मैंने पिछले 10-15 साल से पढ़ाने के अनुभव के दौरान बहुत सारे बच्चे मेरे कांटेक्ट में आए, संपर्क में आए। हजारों बच्चों को मैंने पढ़ाने का सौभाग्य मिला, दिल्ली, जयपुर, उदयपुर, कोटा वगैरह। तो अभी आपकी तैयारी करने का समय प्रारंभ हो चुका है, अब फॉर्म भराने का समय भी आ गया। इसलिए जो बच्चे वहाँ फॉर्म में है, उधेड़-बुन में है, कन्फ्यूजन है कि मैं एग्ज़ाम दूं या न दूं, उसके लिए मेरा सबसे पहला संदेश यही है कि अब आप उधेड़-बुन को छोड़कर, उहापोह की स्थिति को छोड़कर, कन्फ्यूजन को छोड़कर डट के, समर्पण के साथ, आत्मविश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ इस तैयारी को प्रारंभ कर दें। जब तक आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं आएगा, जब तक आप समर्पण के साथ तैयारी प्रारंभ नहीं करेंगे, जब तक आपकी सोच आईएएस बनने की नहीं होगी, जब तक आप उहापोह की दौर से मुक्त नहीं होंगे, कन्फ्यूजन को दूर नहीं करेंगे, तब तक आप इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। और अगर आज आपने गलती कर दी तो सोचिए, अगर आप आज की गलती आपका 2 साल बर्बाद कर देगा। फिर आपको सोचते समझने में 2 साल के बाद ही फिर आपका तैयारी का मानस बनेगा, फिर आप तैयारी एग्जाम दे सकते हैं। तो अगर आज आपने गलती कर दी, अगर आपने सोचने में वक्त ले लिया, अगर आप उहापोह की स्थिति में ही रह गए, कन्फ्यूजन आपके अंदर है कि एग्ज़ाम दूँ न दूँ, क्या करूँ, तो समझिए आपका 2 साल, कीमती 2 साल बर्बाद हो जाएगा। और 2 साल स्टूडेंट लाइफ में, इस लाइफ में आप सोचिए 2 साल कितना कीमती है। इसलिए सबसे आईएएस बनने के लिए सबसे पहली शर्त है, पहला जो आपका क्राइटेरिया है, वो आपकी सोच, आपके अंदर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास कि हमें आईएएस बनना है, हमें सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्रैक करना है, यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करना है। जिस दिन आपकी सोच आईएएस होगी कि मैं आईएएस बनना है, उस दिन समझिए आपका 50% काम अपने आप आसान हो गया, आपका आधा काम पूरा हो गया। बाकी आपकी उसमें जितनी प्रॉब्लम होगी, जितनी बाधाएं आएंगी, वो सब धीरे धीरे सॉल्व होता चला जाएगा। लेकिन अगर आपकी सोच ही नहीं है कि हमें आईएएस बनना है, आप तरह तरह एग्जाम दे रहे हैं, भटकाव की स्थिति है, एक सही रास्ता आपके पास नहीं है, एक प्रॉपर लक्ष्य नहीं है आपके पास, फिर आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। एक बहुत बड़े दार्शनिक का कहना है कि आमतौर पर असफल हुए होते हैं जिनका लक्ष्य डिसाइड नहीं है। इसे लक्ष्य को क्लियर करें। अगर आपका सिविल सर्विसेज का लक्ष्य है तो बाकी बातों को छोड़कर एग्जाम की तैयारी में समर्पण के साथ, आत्मविश्वास के साथ, मेहनत के साथ डटकर जुड़ जाए। यही आपका वक्त है, यही समय है। अगर ये समय चूक गया तो बहुत पछताना पड़ेगा बाद में, है ना। और जितनी चर्चा में इतनी सारी वीडियो बना के आपके सामने किया हूँ, इसमें एक ही बात निकलती है कि जब तक आपका समर्पण नहीं होगा, जब तक आप अपने लक्ष्य प्रति समर्पित नहीं होंगे, आपकी मेहनत ही आपको सफलता दिलाएगी। इसलिए सब कुछ को छोड़ें, इधर उधर की बातें, इधर उधर की परेशानियाँ, इधर उधर के फॉर्म भरना, सब कुछ छोड़ के अर्जुन की भांति, जिस तरह अर्जुन ने सिर्फ मछली की आँख में ध्यान रख के अपनी तैयारी तीर चलाया था, उसी तरह आप सब कुछ को छोड़कर एकमात्र आईएएस का लक्ष्य बनाकर तैयारी, भगवान का नाम लेकर तैयारी प्रारंभ करें। सफलता आपके कदम चूमेगी। और अगर अभी आप चूक गए तो सोचिए, आपका अगर आप आईएएस बनने की इच्छा भी हो तो फिर आप 2 साल के बाद ही, 1 साल के बाद ही आपका फिर इस एनर्जी, उत्साह में फिर आपको आने में 1-2 साल का वक्त लग जाएगा। इसलिए एनर्जी को खराब न करें, बर्बाद न करें, आप आईएएस की तैयारी प्रारंभ कर दें। और अगर दूसरी एक आईएएस की, इसलिए सबसे पहले तो आप आईएएस की सोच लें कि हमें आईएएस बनना है, सिविल सर्विस एग्जाम को क्रैक करना है। जिस दिन आप सोच लेंगे क्रैक करना है, समझिए बाकी चीज़ अपने आप होती चली जाएंगी। और दूसरा पहलू है, बच्चों में एक कन्फ्यूजन है हिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर। अगर आप में मन के अंदर सब्जेक्ट को लेकर भी तरह तरह की भ्रांतियां हैं, डर है कि हम किस सब्जेक्ट को लेकर बने, किस सब्जेक्ट को लेकर पढ़ना है, तो सबसे आसान सा सब्जेक्ट है, सबसे आसान तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जिसकी उपयोगिता आपको प्री मेंस इंटरव्यू हर जगह देखने को मिलेगी, वो सब्जेक्ट है हिस्ट्री।
और मैं ये दावा करता हूँ आपके सामने कि भले मैं इतिहास का सबसे बढ़िया टीचर हो न हूँ, बात की बात है, सुपीरियर टीचर हो न हूँ अलग बात है, लेकिन आपको इतिहास में ज़रूर सुपीरियर बना दूंगा, आपको इतिहास में इतना बेहतर कर दूंगा, आप आराम से इतिहास इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। इसलिए इतिहास के लेकर भी अगर कन्फ्यूजन है, क्योंकि मार्केट में, बाजार में, इधर उधर बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारी निराधार बातें चलती है। इतिहास में बहुत सारे फैक्ट याद करने पड़ेंगे, इतिहास में बहुत सारी घटनाएं याद करनी पड़ेंगी, इतिहास बहुत लंबा सा सिलेबस है, इतिहास में आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे, इतिहास की नीरज सब्जेक्ट है, इतिहास में मार्क्स नहीं आते हैं, इतिहास क्लियर नहीं कर पाओगे इतिहास से लेकर यूपीएससी। ये सारे तथ्य, ये सारी बातें निराधार है, बेबुनियादी बातें हैं। जो व्यक्ति इतिहास से तैयारी नहीं करते हैं, जो व्यक्ति खुद यूपीएससी एग्जाम दिया नहीं हो, जिसे खुद यूपीएससी बारे में कुछ पता नहीं हो, वह इस तरह की बातें मार्केट में, बाजार में फैलाते रहते हैं। इसलिए इन सब बातों को छोड़कर ध्यान इधर उधर भटकाना बंद करके आप इतिहास लेकर तैयारी प्रारंभ करें। ये एक ऐसा मंच है, ये एक ऐसा कोचिंग है, इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर आपको इस हिस्ट्री की इतनी बेहतर तैयारी करवा दी जाएगी कि आप अच्छे से 350 मार्क्स आराम से इस पेपर में ला सकते हैं। अगर आपने ये एक्चुअली क्या, ये क्लासेस तो इसमें बहुत सारे, अगर गौर करके आप देखेंगे, हर वीडियो को ध्यान से देखेंगे, चीज़ें समझ में आएंगी, फिर धीरे 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 आपको मेन है इस माध्यम से मेरा इतिहास में आपका इंटरेस्ट जगाना। जब तक आपके अंदर इतिहास सब्जेक्ट को लेकर एक रुचि पैदा नहीं होगी, एक इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा, तब तक इतिहास आपको हमेशा बोरिंग ही लगेगा। इतिहास कोई मैं कई बार बोला हूँ कि इतिहास कोई कई सारे तथ्य को याद कर लिया, घटनाओं को याद कर लिया, कहानियाँ पढ़ ली, ये इतिहास नहीं है। इतिहास वस्तुतः यूपीएससी आईएएस एग्जाम में जो इतिहास पूछा जाएगा वो वस्तुतः आपकी सोच को दर्शाएगा, आपका एक दृष्टिकोण, आपका एक अप्रोच। इतिहास का मतलब हर चीज़ में, हर इकोनॉमिक्स हो, सोशल स्टडीज हो, या फिर आप पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट पढ़ते हो, साइंस पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ते हो, इतिहास की प्रासंगिकता उस सब्जेक्ट में भी है जो इतिहास के नहीं है, विद्यार्थी नहीं है। अगर आप सपोज इकोनॉमिक्स पढ़ा आपने, या सपोज आज आपने पढ़ा कि अगर आपको पढ़ना है कि नव उदारवाद या जो न्यू लिबरल धारा, नव उदारवाद मान लिया, या नव उदारवादी देश, पूंजीवादी कंट्री, पूंजीवाद, कैपिटलिज्म, तो जब आप कैपिटलिज्म को पढ़ेंगे, नव उदारवाद को पढ़ेंगे, तो इसको अगर सही से समझने के लिए इसके पीछे जो अलग अलग धाराएं थी, चाहे वो साम्यवाद हो, चाहे वो उदारवाद हो, चाहे वो वाणिज्यवाद हो, मर्केंटाइज, चाहे वो सामंतवाद हो, फ्यूडलिज्म, आप सोचिए, आपको नव उदारवाद या पूंजीवादी व्यवस्था को समझने के लिए, बेहतर समझने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए इन धाराओं को भी समझना पड़ेगा। ये धारा कहाँ से आएंगी? ये धारा इतिहास से आएंगी। जब आप सामंतवाद की परिभाषा ठीक से कर पाएंगे, सामंतवाद की प्रकृति को ठीक ठीक समझ पाएंगे, तभी आप समझेंगे कि सामंतवाद की असफलता ने ही वाणिज्यवाद को जन्म दिया, और वाणिज्यवाद की असफलता ने ही उदारवाद की ओर लोगों को सोचने की ओर प्रेरित किया, और इसी उदारवाद की कुछ कमजोरियों ने ही साम्यवाद या फिर कम्युनिज्म को जन्म दिया, और उस कम्युनिज्म की असफलता ने ही अंत में एक पूंजीवादी या न्यू लिबरल धारा को जन्म देने का कार्य किया। तो अगर आप सिर्फ इसे समझते हैं, अगर मान लिया आपने याद किया कि नव उदारवाद या पूंजीवाद उस कंट्री को, उस धारा को कहा जाता है जहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट की बात की जाती है, प्रॉफिट एंड मोर प्रॉफिट, तो इस कंसेप्ट को बेहतर समझ बनाने के लिए, इसको बेहतर समझने के लिए आपको इन धाराओं को भी समझना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखें कि ये जो धारा है वो आपके इतिहास से कंप्लीट होगी। तो चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, किसी भी सब्जेक्ट में इतिहास की एक अलग अपनी प्रासंगिकता है। और खासकर यूपीएससी एग्जाम के लिए आज आपके सवाल भी ऐसे तरह बनेंगे
मैंने एक बार चर्चा करके आपको बताया था कि एक यूपीएससी का एक सवाल पूछा गया था कि जहाँ कार्ल मार्क्स में उदारवाद या न उदारवाद, कार्ल मार्क्स ने इस धारा में काली परछाई देखी थी, वहीं पर एडम स्मिथ ने इस धारा में सूरज का प्रकाश देखा था। तो कहीं न कहीं इन दोनों धाराओं में, इन सब धाराओं में तुलना करने के लिए पूछा जा रहा है कि आखिर कार्ल मार्क्स में इसमें क्या कमजोरी देखी और उन्होंने इसमें क्या अच्छे पॉइंट देखे। इसलिए यूपीएससी के अकॉर्डिंग भी, यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने के लिए भी आपके लिए आवश्यक है कि आप परिवर्तन की धारा को, परिवर्तन की विचारधारा को, चेंज और डेवलपमेंट की एक्सेस को पकड़ पाए। लेकिन ये आपका तभी हो पाएगा जब आप इतिहास को अच्छे से समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। इसलिए मेरा दो बात कहना था। अब आपका वक्त आ गया है यूपीएससी तैयारी करने का, ये समय है। अगर अभी आप प्री का एग्जाम होगा, जस्ट देखिए प्री का फॉर्म भरेगा, प्री का एग्जाम होने वाला है, अगर अभी आपने चूक गए तो ये पूरा साल, ये 1.5 साल 2 साल जिसमें है आपका खराब हो जाएगा। इसलिए जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, जिनकी इच्छा है, वो सारी बातें छोड़कर, इधर उधर की नेगेटिव नकारात्मक बातों को छोड़कर पॉजिटिव एनर्जी के साथ, आत्मविश्वास के साथ, एनर्जी के साथ इस तैयारी में लग जाए। अभी वक्त है, वक्त चूक गया तो दोबारा वक्त नहीं आएगा। और दूसरा, एक इतिहास को लेकर जो भ्रामक धारणा है, अलग अलग आप बच्चों से अलग अलग जगह अलग अलग बातें सुनेंगे, वो सारी बातें गलत है। इतिहास की अपनी एक प्रासंगिकता है, इतिहास में खूब अच्छे नंबर लाते हैं। और मेरा आप ये कहना भी है कि आपको 350 नंबर कैसे लाएंगे। एक्चुअली क्या होता है, इतिहास में बहुत सारे स्टूडेंट तो छोड़ो, बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर हैं, टीचर हैं जिन्हें इतिहास पढ़ाना ही नहीं आता है। इतिहास का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ चैप्टर बाय चैप्टर या कहानियां सुना दिए, तथ्य रटा दिए, फैक्ट को याद करा दिए। उस तरह से इतिहास एक बोरिंग सब्जेक्ट भी लगता है और बच्चे भूल भी जाते हैं। इसलिए हमारे पढ़ाने का यह तरीका काफ़ी साइंटिफिक होगा, वैज्ञानिक तरीके से पढ़ाया जाएगा। और पढ़ाने का मतलब यह है कि कोई भी घटना घटती है, उसके पीछे का जो ब्रॉड आइडियाज है, जो विचारधारा है, उस विचारधारा को जब आप समझ जाएंगे तो ये घटना अपने आप आपको याद हो जाएगी। बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ इस घटना को याद करते रहते हैं। जब आप इस घटना को याद करते रहते हैं, या आमतौर पर जो प्रोफेसर होते हैं, जो पढ़ाने वाले टीचर होते हैं, वो भी इसी घटना के बारे में बारीकी से बताते रहते हैं। ये घटना कभी एकांगी नहीं होती है। इस घटना के पीछे एक बहुत ही बड़ी पृष्ठभूमि होता है, एक विचारधारा काम करती है। जब तक आप उस पृष्ठभूमि को, उस विचारधारा को, उस बैकग्राउंड को आप नहीं क्लियर करेंगे, तब तक ये घटना भी आपको समझ नहीं आएगी। इसलिए सपोज दैट आप उसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लिया अभी बीजेपी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। अगर आपको बीजेपी की 2014 से बीजेपी की सफलता के बारे में बताना हो तो आप सिर्फ ये बता के रह जाएंगे कि चाहे मोदी का करिश्मा हो, मोदी जी का करिश्मा हो, या बीजेपी के संगठन की क्षमता हो, या उनके विचारधारा हो, या उनकी नीति हो, पॉलिसी हो, जो भी हो, तो आपका आंसर सही नहीं होगा। आप ठीक से नहीं समझ पाएंगे। बीजेपी की सफलता में कहीं न कहीं आप इस बात को भी दर्शाना पड़ेगा कि बीजेपी की सफलता में इस कांग्रेस पार्टी की असफलता का भी योगदान है। मनमोहन सिंह की कुछ कमज़ोर नीतियाँ होंगी, मनमोहन सिंह की कुछ ऐसी गलतियाँ होंगी, उनके कुछ मिस्टेक्स होंगे, उनकी कुछ कमजोरियाँ होंगी, शासन में ऐसी कुछ कमजोरियाँ होंगी। इनकी असफलता ने ही इनको खड़ा करने का काम किया। तो बीजेपी की सफलता को समझने के लिए आपको कांग्रेस पार्टी को भी समझना पड़ेगा, उस वक्त की सरकार को भी समझना पड़ेगा, उसके पहले की वाजपेयी जी की सरकार को भी समझना पड़ेगा कि वाजपेयी जी का भी इस सफलता में कुछ योगदान होगा, कुछ मनमोहन सिंह का भी योगदान होगा, तभी ये सरकार बनी। इसलिए आप वाजपेयी जी का, मनमोहन सिंह का इतिहास जब तक आपको मालूम नहीं होगा, तब तक बीजेपी की ऐतिहासिक सफलता को, आप ऐतिहासिक सफलता का सही मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर भी आप देखिए इतिहास की प्रासंगिकता है, क्योंकि पॉलिटिकल क्षेत्र में, समसामयिक क्षेत्र में भी आपको पता होना चाहिए कि कहीं न कहीं इतिहास यहाँ भी योगदान दे रहा है। उसी तरह अगर सपोज दैट इंडो चाइना रिलेशन है, भारत चीन का संबंध है,
तो भारत चीन के संबंध की बेहतर समझ स्थापित करने के क्रम में भी अगर सपोज इट ये इंडो चाइना रिलेशन, आज का इंडो चाइना रिलेशन, अगर आपको ये पता करना हो कि आखिर इंडो चाइना रिलेशन, भारत चीन के बीच इतना संघर्ष, विवाद, स्ट्रगल या कन्फ्यूजन क्यों है, इस चीज़ को समझने के लिए आपको पूरे 5000 साल का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। तभी आप इसके बारे में एक बेहतर अप्रोच, एक बेहतर दृष्टिकोण बना पाएंगे। आपको ये भी पता होना पड़ेगा कि आखिर हमसे कहाँ कहाँ भूले हुई, पहले कैसे संबंध थे, नेहरू जी के वक्त क्या संबंध कैसा डेवलप हुआ, इंदिरा गांधी के वक्त क्या था, राजीव गांधी के वक्त क्या था, वाजपेयी जमाने की में कैसा संबंध था। तभी आप बता पाएंगे ये संघर्ष आखिर कहाँ से हुआ। जबकि आमतौर पर बच्चे सिर्फ आज की घटना को पढ़ते रहते हैं। आज की जो समसामयिक घटना है, आज का जो करंट अफेयर्स है, उसकी जड़ें भी कहीं ना कहीं पीछे से जुड़ी होती है। अगर आप इस जड़ को छोड़ देंगे तो ये घटना आपको याद नहीं रहेगी, इस घटना से आपका सवाल भी नहीं बनेंगे। अगर आप यूपीएससी का ख्वाब देख रहे हैं, आईएएस का ख्वाब देख रहे हैं, आईएएस बनने का आपका टारगेट बना रखा है, इस घटना को पढ़ने के पहले इस घटना पे भी आपका ध्यान जाना चाहिए। इसलिए मेरे बताने का तात्पर्य मैं इसलिए बता रहा था आपको कि इतिहास की कितनी प्रासंगिकता है। अगर आप इतिहास ठीक से पढ़ेंगे तो अगर आपको आईआर की बात हुआ, इंटरनेशनल रिलेशन की, इन घटनाओं की भी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो पता चल जाएगा कि आज का जो बजट हमारा लाया गया है, इस बजट के पीछे कौन कौन सी विचारधारा काम कर रही थी, और प्राचीन काल में अगर ऐसी स्थिति आई थी तो इस विचारधारा को, किस विचारधारा के तहत हमारी सरकार ने, उस सरकार ने इस प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास किया था। अगर पोल साइंस पढ़ते हों, फिलॉसफी पढ़ते हों, तो कहीं न कहीं इतिहास की आवश्यकता आपको पड़ेगी। ऐसे लिखते हों, निबंध लिखते हों, वहाँ भी आपको आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए इतिहास को सही तरीके से पढ़ें, साइंटिफिक वे में पढ़ें, और इतिहास को अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं तो इस मंच के माध्यम से मेरा ये कहना है कि आपको मैक्सिमम नंबर 350 आपको लाया जाए, इसकी कोशिश हमारी रहेगी, ये हमारा कहना है। तो इन्हीं सब बातों से इसलिए मेरा कहना था कि आमतौर पर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। मैं इतने सालों से पढ़ाने का अनुभव के आधार पर आपको बता सकता हूँ कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि एग्ज़ाम भरें न दें, एग्ज़ाम बहुत टफ है, एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाएगा, मेरा साल खराब हो जाएगा, नहीं होगा तो क्या करेंगे। बच्चे इसमें ज़्यादा परेशान रहते हैं कि नहीं होगा तो क्या करेंगे, ये नहीं सोचते कि होगा तो क्या होगा। नहीं होगा तो पहले सोच लेते हैं कि नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा, होगा तो क्या करेंगे, इसके बारे में चर्चा नहीं करते, सोचते हैं। इसलिए आप इस नकारात्मक बातों को छोड़कर, इधर उधर की बातों को छोड़कर सटीक तैयारी, एक साइंटिफिक वे में, एक तार्किक रूप से आप तैयारी प्रारंभ कर दें। और ये समय है, इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ, ये समय चूक गया, ये 1-2 महीना आपने गवा दिया, नहीं पढ़े, तो फिर पूरा 2 साल आपका खराब हो जाएगा। ये 2 साल की बात है। एक कदम आपको 2 साल आगे कर सकता है, 2 साल पीछे कर सकता है। इस प्रतिस्पर्धी युग में, इस प्रतिस्पर्धा के युग में, इस कंपटीशन के युग में समझिए 2 साल कितनी अहमियत रखता है। इसलिए 2 कदम 2 साल बचाने का काम है। 2 कदम आप आगे बढ़ें और आप 2 साल को बचा सकते हैं। इसे जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी आपके जो भी समस्याएं हों, जो भी प्रॉब्लम है, उनको एक बार दरकिनार करके आप लगन के, मेहनत के साथ, आत्मविश्वास के साथ, समर्पण के साथ तैयारी प्रारंभ कर दें। 2 कदम आगे बढ़ें, आपको सफलता आपकी कदम चूमेगी। ये मेरा कहना था। तो इसी कहने के साथ अब मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। और हिस्ट्री जो हड़प्पा सप्ताह में पढ़ा रहा था, उसको रिकॉल करते हुए, उनकी बातों को रिकॉल करते हुए, बातों को बताते हुए या प्रारंभ अपनी सब्जेक्ट को प्रारंभ करता हूँ, पहलू पर आता हूँ, आखिर आपने क्या क्या पढ़ा। तो सपोज आपने हड़प्पा सप्ताह पढ़ा था, हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन देखिए, यहाँ पढ़ने का, हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ने का भी एक अलग अप्रोच था, एक अलग डायमेंशन था, एक अलग स्टाइल में, एक अलग वे में इस हड़प्पा सप्ताह को पढ़ने का आप प्रयास करें, जो मैंने बताया था जिस तरीके से। क्योंकि इतिहास में देखिए सबसे बड़ी समस्या है, इतिहास पढ़ना आपको आना चाहिए। एक यूपीएससी एग्जाम के लिए, आईएएस एग्जाम क्लियर करने के लिए
जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हिस्ट्री में क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्या ना पढ़ें ये ज़्यादा जानना जरूरी है कि क्या पढ़ें। जब आपको ये पता चल जाएगा कि हमें इतनी सारी बातें पढ़नी है और इस दिशा में पढ़नी है, फिर आपका एग्जाम अपने आप क्लियर हो जाएगा। आमतौर पर स्टूडेंट क्या करते हैं कि सारी चीज़ पढ़ लेते हैं, जबकि सारी चीज़ नहीं पढ़नी है, इतनी सारी चीज़ नहीं पढ़नी है आपको। इतनी सारी चीज़ों में सिर्फ इतनी चीज़ पढ़नी है आपको, और एक दिशा सही होनी चाहिए, एक डायरेक्शन सही होना चाहिए। अगर सही दिशा में सही चीज़ आपने पढ़ ली, फिर आपका एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगा, आराम से आप सक्सेस आपको मिलेगी। इसलिए जब भी इतिहास पढ़ते हो तो सही दिशा में, सही किताब से और सही टीचर से भी पढ़ें। इतिहास क्योंकि इतिहास में बहुत से कन्फ्यूजन भी है, किस किताब से पढ़ें, किस विचारधारा की किताब को पढ़ें, कौन किताब मेरे लिए अननेसेसरी है, जिसको छोड़ना है, ये भी जानना बहुत ही आवश्यक है। इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा और चर्चा करूंगा कि आपको किस धारा की किताब को पढ़ना है, कौन कौन सी बुक आपके लिए लाभदायक है और किस किस बुक को आपको नहीं पढ़ना है, किधर आपको नहीं जाना है। तो जब इस चीज़ को समझ पाएंगे तभी आप ये समझ पाएंगे कि इतिहास में हमें बहुत सारी ऐसी किताबें हैं, भ्रामक जानकारियाँ हैं, निराधार तथ्य है, जिनको छोड़कर आप आगे बढ़ना है आपको। इसे ध्यान रखें, इतिहास में कई सारे कन्फ्यूजन भी हैं, और जब भी इतिहास को पढ़ें तो बहुत ही अच्छी किताब, ढंग की किताब हो, टेक्स्ट बुक हो, और वही किताब पढ़ें जिससे आपके एग्जाम में जिसकी आवश्यकता होती है। आपको इतिहासकार भी नहीं बनना है, ये भी ध्यान रखेंगे, कोई इतिहास पढ़ाना नहीं है, आपको इतिहासकार नहीं बनना है। बस आपको एक इतिहास में एक ऐसी विचारधारा से एक ऐसा इंटरेस्ट पैदा करना है कि आप समस्याओं को इतिहास के माध्यम से सॉल्व कर पाए। कोई इतिहास के यूपीएससी के एग्जाम क्लियर करने के लिए, आईएएस बनने के लिए कोई इतिहास की बिंदुवार तक आपकी जानकारी नहीं मांग रहा, वो सिर्फ ये मांग रहा है कि बच्चे को इतिहास की इतनी समझ है कि इतिहास सारी समस्याओं को इतिहास के माध्यम से वो बच्चा सॉल्व कर सकता है या नहीं कर सकता है। इसी चीज़ों को आप ऐसे ही आप पढ़ने का प्रयास करेंगे। वो में जब भी आप गौर करेंगे, ये तो क्रमगत क्लास से जब धीरे धीरे मैं आगे बढ़ूंगा। अभी देखिए इतिहास के मैं आपको एक सामान्य जानकारी दूंगा, सामान्य जानकारी के बाद धीरे धीरे जब उसकी अब पूरी इतिहास, जैसे माने प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत तक आपको एक सामान्य जानकारी मिल जाए। जब प्राचीन भारत तक सामान्य जानकारी मिल जाएगी, फिर उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो चेंजेज हैं, डेवलपमेंट है, उनको बताया जाएगा। उसके बाद आपके जो सवाल पूछे जाते हैं, जो आपका क्वेश्चन होता है, सबसे बड़ी समस्या क्वेश्चन समझने की होती है, आप क्वेश्चन नहीं समझ पाते हो। यूपीएससी का सबसे मेन यह क्वेश्चन पेपर, जब क्वेश्चन पेपर आप लाएंगे, उस क्वेश्चन को देखिएगा, आप इतिहास को ही क्वेश्चन लेकर आएंगे, देखेंगे। जब क्वेश्चन को आप देखेंगे तो क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, और क्वेश्चन किस रूप में पूछा जाता है। जब आप इस चीज़ को समझ पाएंगे तभी समझ पाएंगे जब आपको इतिहास की सामान्य जानकारी के साथ साथ इतिहास के परिवर्तन और विकास की धारा से परिचित हो चुके होंगे। तो मेरा ये टारगेट है, मेरी कोशिश रहेगी इतिहास की सामान्य जानकारी के साथ साथ इतिहास की परिवर्तन और विकास की धारा से परिचित करा के इतिहास में एक रुचि पैदा करना, आपको एक इंटरेस्ट पैदा करना। जब ये काम हो जाएगा, इसके बाद सिर्फ और सिर्फ हमारा काम रहेगा पिछले विगत 10 वर्षों के जो क्वेश्चन होते हैं या कुछ टेस्ट पेपर से बने हुए हैं जिनसे क्वेश्चन आपके बाहर नहीं पूछे जाएंगे। अगर उस चीज़ों को आपने पकड़ लिया, उस समझ में आपकी आ गई, फिर आराम से आपका क्वेश्चन बनेगा। ये क्वेश्चन ही यहाँ पर मेन है। आपको क्वेश्चन लिखना भी आना चाहिए। क्वेश्चन उन 200 शब्दों में क्वेश्चन की क्या डिमांड है, एक अच्छी भाषा के साथ एक पूरे क्वेश्चन को आप लिख पाएँ, क्वेश्चन को समझकर, ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि आईएएस का क्वेश्चन आमतौर पर ये भी ध्यान रखेंगे, जो यूपीएससी आईएएस के जो सवाल होते हैं वो सवाल आमतौर पर यूनिवर्सिटी के पैटर्न पर नहीं होते हैं। अगर आपने बीए, एमए, पीएचडी करके भी आप आए होंगे तो भी इतिहास का सवाल आपकी समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर वही व्यक्ति समझ सकता है जो इतिहास को उस अनुरूप पढ़ा है। ये भी ध्यान रखेंगे कि विश्वविद्यालय के एग्जाम, यूनिवर्सिटी के एग्जाम, कॉलेज के एग्जाम में आपने जो इतिहास पढ़ा है उस पेपर से आपके ये एग्जाम का पेपर सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पढ़ने का, क्वेश्चन पूछने का, वो सवाल पूछते हैं, उनका एक अलग ही पैटर्न होता है, उनका एक अलग ही धारा होती है। उस धारा को, पैटर्न को समझना पड़ेगा, ग्रास्प करना पड़ेगा। आखिर यूपीएससी आपसे क्या अपेक्षा रख रही है। जब तक आप क्वेश्चन के माध्यम से उसको नहीं समझ पाएंगे तब तक आपका क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले इतिहास की सामान्य जानकारी के साथ साथ इतिहास की
परिवर्तन और विकास की धारा को समझने के बाद आपका हमारा फोकस रहेगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन लिखने का क्या प्रारूप होना चाहिए यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर पकड़ होगे तो प्री भी हो जाएगा और मेंस इंटरव्यू भी आपके धीरे धीरे होते चले जाएंगे। ठीक, तो इन्हीं सब बातों से आगे बढ़ते हुए हमने आपको हड़प्पा सभ्यता पढ़ाया था। अब सोचिए, हड़प्पा सभ्यता में मैंने 2 टॉपिक आपको पढ़ाए थे, ओरिजिन, डिक्लाइन, उदय और पतन। अब आपके सवाल बनते हैं कि हड़प्पा सभ्यता सहसा प्रकट हुई थी, अचानक प्रकट हुई थी? यहाँ सवाल कोई यूनिवर्सिटी पैटर्न्स नहीं होंगे कि हड़प्पा सभ्यता के समाज की विशेषता को बता दें या वो उदय के प्रारूप को बता दें। सीधा सीधा सवाल रहेगा, पूछा गया था, कई बार पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता क्या सहसा अचानक प्रकट हुई थी या अचानक पतन हुआ था? तो यहाँ सवाल जो पूछने का है, इस सवाल में कई सारे पहलू हैं। मैंने अगर आपने देखा होगा, मैंने आपको उदय के 3-4 वजह बताई थी। कुछ मेसोपोटामिया की वजह बताई थी, मेसोपोटामिया सभ्यता का उदय हुआ था कि मेसोपोटामिया से लोग आए और इस सभ्यता का विकास कर दिया। दूसरी बात मैंने बताई थी कि नहीं, यहाँ के कृषक संस्कृतियाँ धीरे धीरे सम्मिलित होकर डेवलपमेंट करके एक सभ्यता का निर्माण करते हैं। और तीसरी बात मैंने बताई थी कि सोथी संस्कृति से यहाँ की ग्रामीण संस्कृति से सभ्यता का विकास हुआ था। तो सहसा प्रकट नहीं हुई थी। अब आपको यहाँ पर आप समझ पाएंगे सहसा या अचानक, इस विचारधारा को आपको नकारना है कि नहीं, सभ्यता अचानक प्रकट नहीं हुई थी, ये एक सांस्कृतिक विकास प्रक्रिया का परिणाम था और धीरे धीरे इस सभ्यता का विकास हुआ था। और उसी तरह अगर डिक्लाइन की बात लेंगे तो सभ्यता की डिक्लाइन भी कोई अचानक नहीं हुआ था, बल्कि यहाँ भी एक क्रमिक प्रक्रिया थी। धीरे धीरे सभ्यता में व्यापार के तत्व और वाणिज्य के तत्व धीरे धीरे समाप्त होते चले गए और सभ्यता ने अपने नगरीय तत्व को छोड़ दिया और फिर धीरे धीरे एक संस्कृति में कन्वर्ट हो गई। इस तरह से अगर आप समझ कर नहीं पढ़े हैं तो फिर आपके यहाँ सवाल, इस यूपीएससी के सवाल, आईएएस के सवाल नहीं बन पाएंगे। तो इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर अब जो अगले वीडियो है, इसमें मैं हड़प्पा की अर्थव्यवस्था की चर्चा करूंगा, क्योंकि मैंने हड़प्पा की अर्थव्यवस्था की चर्चा कुछ कर दी थी और इसमें कुछ और बिंदु हैं जिस चर्चा करने के साथ साथ हड़प्पा की अर्थव्यवस्था और धर्म की चर्चा करते हुए मैं बताने का प्रयास करूंगा कि आपके हड़प्पा के धर्म और अर्थव्यवस्था से और क्या क्या तथ्य हैं, क्या क्या ऐसी बातें हैं जो आपको पढ़ने चाहिए और वहाँ से सवाल किस तरह से बनते हैं। इस धारा को समझने के बाद फिर मैं वैदिक काल पे आऊँगा और वैदिक काल से लेकर पूरे प्राचीन हर्षवर्धन या राजपूत काल तक समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करते बताने का प्रयास करेंगे कि वहाँ पर पढ़ने का क्या डिफरेंट आइडियाज़ हैं, क्या क्या तरीके हैं। तो कल जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं हड़प्पा काल की इकोनॉमी और रीजन की चर्चा करते हुए बताएंगे कि आखिर इनकी इकोनॉमी और रीजन से आपकी यूपीएससी के लायक क्या क्या बातें पढ़ने लायक है और यहाँ से सवाल किस प्रकार से बनते हैं। थैंक यू।